मैच्योर बेबी सीरीज़। आज की वीडियो में हम एक दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स कि हमें अपने बेबी के डायपर साइज़ को कब चेंज करना चाहिए, कि हमें किस तरह से पता चलेगा दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू चेंज द बेबीज़ डायपर साइज़। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, हमारे कल के टॉपिक में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क को आप किस तरह से बेहतर रेशो में बना सकते हैं ताकि आपके बच्चों को किसी भी तरह का कोई इशू ना आए और उनके डाइजेशन का इशू भी सही रहे। और डाइजेशन के इशू के साथ साथ ही पैरेलल जो चीज़ चल रही होती है वो बच्चों के यूरिन या स्टूल पास करने का सारा सिस्टम चल रहा होता है साथ साथ, जिसको कि हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बच्चों के डायपर साइज से रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक जर्नी शेयर करती हूँ, जो कि मैंने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया या मैंने इस चीज़ को कैसे लेकर चली फ्रॉम माई फर्स्ट चाइल्ड टिल द सेकेंड वन। बच्चों के डायपर साइज से रिलेटेड, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है वो फर्स्ट 2 डेज़ में स्टूल जो पास करता है वो बहुत डार्क कलर का होता है। इसके अंदर किसी तरह की भी कोई परेशानी की बात नहीं है, दैट इज़ द कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग। एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है जो उसके अंदर चल रहा होता है, एक सिस्टम होता है जो मदर्स वोम में बेबी में चल रहा होता है। तो जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो उसके अंदर के सारे सिस्टम को ऐसे अल्लाह ताला क्लीन कर देते हैं कि वो ब्लैक स्टूल के थ्रू सारा वॉश आउट हो जाता है। इसमें सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके बेबी को फर्स्ट 2 to 3 स्टूल जो पास करेगा, अगर वो डार्क कलर के होंगे, क्योंकि वो ग्रेजुअली अपने कलर को चेंज करता है। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। और बच्चों का डायपर साइज़ होता है वो बच्चों के यूरिन पास करने की जो क्वांटिटी होती है उसके ऊपर मैटर कर रहा होता है। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर तो आपका बेबी मदर फीड पर है तो वो जितनी इनटेक लेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो यूरिन पास करेगा। तो ये मेथड है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी का डायपर साइज़ आपको क्या सेलेक्ट करना है। क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके ऑलमोस्ट फर्स्ट मंथ में, या आप कह सकते हैं कि छिले के दौरान तक आप बेबी का साइज़, डायपर साइज़ जो है न्यूबॉर्न रख सकते हैं। और न्यूबॉर्न डायपर के अंदर आजकल बहुत सारी कंपनीज़ में डायपर्स आते हैं जिसके ऊपर जो बच्चों की नाफ उस टाइम साथ लगी होती है उसका एक कट दिया होता है। आई वुड प्रेफर कि मेरे फर्स्ट बेबी में मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, इजीली अवेलेबल नहीं थे वो डायपर्स जिसमें कट लगा हो, जो बच्चों की कॉर्ड है, ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो और उसको बच्चे को उस लिहाज से कोई पेन वगैरह भी ज़्यादा फील ना हो। क्योंकि हमें साथ साथ कॉर्ड का भी ध्यान रखना होता है कि हम उसको भी प्रॉपरली क्लीन रखें। अगर बच्चे का जो डायपर है, अगर आप कॉर्ड के ऊपर ही रैप कर देंगे, उसकी नाफ के ऊपर पूरा रैप कर देंगे, क्योंकि उस टाइम बेबी का जो कॉर्ड है वो साथ लगी होती है। अगर आप उसी पे बेबी डायपर को रैप कर देंगे तो वो जैसे यूरिन पास करेगा उसकी नमी उसकी कॉर्ड तक जा सकती है, जो कि उसके स्टमक इश्यूज़ पैदा कर सकती है। इसलिए आपको इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि आपको जो बेबी के न्यूबॉर्न बेबी के जो डायपर्स हैं वो जो कॉर्ड होती है उसके कट वाले ही लेने हैं। उसमें आपको मैं पिक्चर में जैसे कि आप देख भी सकते हैं, इस तरह के डायपर्स आपको परचेज़ करने हैं। उसके बाद ये है कि सेकेंड थिंग ये आ जाती है कि आपको बच्चे का डायपर साइज़ कब नंबर 1 पर लेकर आना है, कि न्यू बॉर्न से आपको कब मूव करना है फॉरवर्ड। ऑलमोस्ट जो न्यू बॉर्न डायपर्स होते हैं वो बेबी के फर्स्ट 2 मंथ तक इनफ होता है, क्योंकि तब तक बच्चा जो है वो अपनी फूड इनटेक को फर्स्ट मंथ तक या छिले तक, 1.25 महीने तक समझ रहा होता है कि उसको इनटेक किस तरह से लेनी है। वो फूड को डायरेक्टली मदर से लेना सीख रहा होता है, या बॉटल फीड ले रहा है तो बॉटल फीड से लेना सीख रहा होता है। उसमें बच्चे के लिए फर्स्ट जो 1 मंथ एंड 10 डेज़ होते हैं, तो छिले के 40 दिन होते हैं, उसमें बच्चे को ये चीज़ रिकग्नाइज हो जाती है कि उसको किस तरह से अपनी फूड को इनटेक करना है। उसके बाद सेकेंड मंथ के अंदर बच्चा जब पूरी प्रॉपर रूटीन में आ जाता है तो उसकी फूड इनटेक बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बेबी जब अपने सेकेंड मंथ को कवर कर ले, उसके बाद जैसे ही
आपको लगे कि बेबी की फूड इनटेक जो इनिशियल फर्स्ट मंथ होता है उसमें बेबी की फूड इनटेक 1 आउंस होती है, इससे ज़्यादा अगर वो हार्डली आपसे मांग लेगा तो हाफ आउंस या 1.5 आउंस तक मैक्सिमम बच्चा जा सकता है छिले के दौरान, या आप समझ लें कि 1.5 माह तक। और उसके बाद जैसे ही बच्चे की फूड इनटेक आहिस्ता आहिस्ता 2 आउंस तक आती है, 2 आउंस तक आने पर आपकी जो न्यूबॉर्न बेबी का जो साइज़ होता है, डायपर साइज़ होता है, उसका टाइम ओवर हो जाता है। उसके बाद आपको अपने बेबी को मूव करना है नंबर 1 साइज़ पर, क्योंकि वो स्टूल पास करेगा या यूरिन पास करेगा तो इससे होगा ये कि मदर्स के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप उसको फुली रैप रखेंगे, विंटर है तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है कि अगर वो ओवरलोडेड हो जाएगा उसका डायपर तो वो यूरिन बाहर पास आउट होना शुरू हो जाता है, जिससे उसके कपड़ों तक नमी आती है और वो चेस्ट तक जा सकती है, जिससे चेस्ट कंजेशन हो सकती है बच्चे को। और नॉर्मली सर्दियों में यही इशू होता है कि बच्चों को चेस्ट कंजेशन इसी वजह से होती है कि जब बच्चों की रिब्स पे, उनकी पसलियों पे ठंड लगती है किसी भी तरह से, या तो वो एक्सटर्नल उनको हवा लग रही होती है या आप कपड़े चेंज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग गया है, या ठंड ज़्यादा है विंटर की स्पेशली मैं आपसे बात करूं अगर, या फिर अगर आप बच्चे का डायपर प्रॉपरली और टाइमली चेंज नहीं करते हैं या डायपर साइज़ को प्रॉपरली चेंज नहीं करते हैं, टाइमली आप उसका ख्याल नहीं रखते हैं, तो बेबी का जो यूरिन है वो बाहर पास आउट होना शुरू हो जाता है, डायपर लीक करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके कपड़ों तक नमी जाने से उसको ठंड लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और गर्मियों में भी लाइकवाइज सेम इसी तरह से है कि अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो मदर्स के लिए ही थोड़ा सा काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर डायपर लीक कर गया तो कपड़े अगर आपने चेंज किए हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे नमी में ना लेटे रहें, क्योंकि ये उनके लिए भी हार्मफुल है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाइजीन इज़ द बेस्ट थिंग, हाइजेनिक रहना सबको पसंद होता है, तो बेबीज़ को भी हाइजीनिक रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मेरी जो फर्स्ट चाइल्ड की अगर मैं आपको इन शॉर्ट उसकी थोड़ी सी जर्नी बताऊं तो ये थी कि जैसे ही वो यूरिन पास करता था या मोस्टली जब वो स्टूल पास करता था तो उसको इतनी एंजाइटी हो जाती थी कि जब तक वो साफ़ नहीं करवा लेता था वो खामोश नहीं होता था, मतलब या उसने रोते रहना है, या बच्चा जब भी स्टूल पास करता है यूरिन क्योंकि डायपर में अब्जॉर्ब हो जाता है, अगर बच्चा स्टूल पास करता है तो वो डायपर में स्टिक रहता है, जिसकी वजह से उसको आप समझ लें कि इचिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और अपनी टांगों को बहुत ज़्यादा मूव करता है, दूध पीने के बाद भी बहुत ज़्यादा रोता है, जिससे कि वो ये साइन दे रहा होता है कि उसके डायपर को चेंज करने का टाइम आ गया है, वो स्टूल पास कर चुका है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि अगर बच्चा नमी में लेटा रहेगा, अगर बेबी आपका जो है वो आप उसका डायपर टाइमली चेंज नहीं करेंगे तो इससे होगा ये कि बेबी को रैशेज़ हो जाएंगे, और रैशेज़ से और जो टैकल करना है वो अपने आप में एक वॉर होती है कि आपने उस चीज़ को कैसे जीतना है, क्योंकि रैशेज़ से आपका बेबी जितना इरिटेट हो रहा होता है उससे ज़्यादा आप परेशान हो रहे होते हैं, और मदर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है कि आप ना उसे कपड़े पहना सकते हैं, ना आप डायपर लगा सकते हैं, और वो आपका एक तो काम बढ़ा रहा होता है और पैरेलल आपके लिए इरिटेशन, आपको खुद प्रॉब्लम लग रही होती है कि आपका बच्चा इस टाइम मुश्किल में है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको बेबी का डायपर जो है वो, अगर आप उसको फीड करवा रहे हैं, आपके बेबी को के डायपर को आपको चेक करते रहना है। अगर वो बहुत ज़्यादा समझ लें आपके पॉप आउट हो गया, जिसे बहुत ज़्यादा फूल गया है, जिसे हम इजी वर्ड्स में समझना कह सकते हैं कि मुझे इस टाइम मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको ईजीएस्ट वे में आपको समझा सकूं जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको, क्योंकि एज अ मदर फेस कर रही थी, वो बहुत सारी मदर्स ऑब्वियसली कर रही होती हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग, लेकिन बहुत सारी न्यू मम्स को ये चीज़ें पहले से अगर पता हो तो उनके लिए उन चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है। कहीं ना कहीं जब आप उस चीज़ से, उस फेज से गुजर रहे होते हैं तो आपको किसी की कोई बात कहीं पे क्लिक कर जाती है, या आपको याद आ जाता है कि ये आपने उस टाइम सुना था, तो आप वो फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए यही है कि आपको जैसे ही आपके बेबी को आप फूड इनटेक दें, बॉटल फीड दें या मदर फीड दें,
जो भी आपके पास ऑप्शन है या जो आप कर सकते हैं बेहतर अपने बेबी के लिए, मदर फीड के इक्विवेलेंट जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन सब मदर्स मदर फीड नहीं दे सकती हैं, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं दे सकती, क्योंकि कोई भी मदर इंटेंशनली ये नहीं चाहती कि वो अपने बेबी को अपने से दूर रखे, या जो उसकी इनिशियल सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन फूड है उससे उसको महरूम करता है। सबकी ये प्रायोरिटी होती है, बट इन समहाउ अगर नहीं दे सकते आप, तो उसके लिए आपको अगर उसको फार्मूला पे लेकर आना पड़ रहा है तो आपने उसकी इनटेक जो है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मदर फीड में बेबी के जो फूड इनटेक होती है उसका हमें आइडिया नहीं रहता, ज़्यादातर हमें आइडिया नहीं रहता, क्योंकि अभी अगर आपने 1 घंटे में बेबी को फीड करवाया तो उसके थोड़ी देर बाद अगर वो थोड़ा सा एंजाइटी फील कर रहा है या फिर से वो थोड़ा सा हंग्री फील कर रहा है तो आपको उसको फीड देना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, या आपको फूड इनटेक का आइडिया नहीं रहता कि उसने कितने आउंस दूध लिया है या वो उसका स्टमक कितना फुल है इस टाइम। लेकिन जब हम फार्मूला मिल्क पर होते हैं तो इस चीज़ को समझना एज़ कम्पेयर टू मदर फीड थोड़ा सा ज़्यादा ईजी इसलिए होता है कि आप जब क्वांटिटी दे रहे होते हैं बच्चों को तो आपको इस चीज़ का बेहतर तौर पे आइडिया हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल 2 मंथ्स में बेबी के लिए जो मैक्सिमम भी अगर आप जा सकते हैं, आपका बेबी जा सकता है तो वो 1.5 आउंस तक जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता 3rd मंथ में, क्योंकि बच्चे की फूड इनटेक बढ़ना शुरू हो जाती है, 3rd मंथ में बच्चे की जो इनटेक है वो 2 आउंस तक आ जाती है, और 2 आउंस तक आने के बाद जब वो 2nd से 3rd मंथ में जंप इन करता है तो उसकी इनटेक 3 आउंस 4 आउंस तक चली जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने गो थ्रू किया या ऑब्जर्व किया अपने दोनों बेबीज़ में। सो इस लिहाज से आपको अपने बेबी की फूड इनटेक का ख्याल रखना है। और मेरे फर्स्ट चाइल्ड पे वो मदर फीड पे होने की वजह से मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आप कह लें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था। अगर मैं आपको ईजीएस्ट वे में बताऊं तो फर्स्ट 2 मंथ्स में बेबी का डायपर साइज़ न्यूबॉर्न ही रहता है और मोस्टली न्यूबॉर्न रहता है, और सेकेंड से जब वो 3rd मंथ में आता है तो आपको डायपर का साइज़ 1 पर लेकर आना है, जो 0 से 1 पर आ जाएगा। साइज़ 1 में आने के बाद आपका बेबी जब यूरिन पास करेगा भी, बेशक वो डायपर उसके टमी तक जा रहा है, ईजी आपके बेबी के कंफर्ट के लिए ये होगा कि जब वो यूरिन पास करे भी तो वो बहुत ज़्यादा उसकी स्किन को इचिंग ना दे सके, या वो अगर स्टूल पास कर रहा है तो क्योंकि वो बेबी बड़ा हो रहा है तो उसकी स्किन के साथ अगर आप छोटे साइज़ का डायपर ही स्टिक रखेंगे या उसी डायपर पे उसे रखेंगे न्यूबॉर्न साइज़ पर 3 मंथ्स में आने के बाद भी, तो अगर वो स्टूल या यूरिन पास करेगा, एक तो आपको डायपर बहुत ज़्यादा चेंज करने पड़ेंगे, और सेकेंडली आपका बेबी को खुद रैशेस भी होने का डर होता है। इसमें बेबी के इरिटेट होने के साथ साथ आपके लिए खुद भी या डायपर लीकेज का भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आपके बेबी का डायपर साइज़ चेंज करने के लिए आपने उसकी फूड इनटेक का ध्यान रखना है, और जैसे ही आपको लगे कि बेबी का जो फूड इनटेक है वो 2 आउंस से एक्सीड कर गई है या 1.5 आउंस से एक्सीड कर गई है, 2 आउंस तक न्यूबॉर्न साइज़ बियर कर सकता है। अगर 2 आउंस के बाद आपके बेबी की फूड इनटेक बढ़ रही है, 3 आउंस या 4 आउंस तक जा रही है, तो आपको डायपर साइज़ चेंज करने का ये राइट टाइम है, आप साइज़ 1 पर मूव कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपने बेबी की बात बताऊं, न्यूबॉर्न मेरा जो प्रीमेच्योर बेबी था, क्योंकि स्टार्ट में मुझे जो प्रॉब्लम आया था वो ये था कि मेरे बेबी की बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि वो बहुत प्रीमेच्योर था जब वो पैदा हुआ 32-33 वीक्स में। बेबीज़ में एज़ कम्पेयर टू अ फुली कंप्लीट चाइल्ड इन द वॉर्म, उसमें वो इम्यूनिटी नहीं होती है या इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर मैं आपको साथ इन शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूं, बहुत डिटेल में मैं आपके साथ ज़रूर इस पे वीडियो शेयर करूंगी मेरे बेबी की सक्सेस स्टोरी पर, और लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपके साथ इन शॉर्ट शेयर करूं तो वो ये है कि जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ तो उसको स्टूल पास करने में तकरीबन 2 दिन तक उसने स्टूल पास नहीं किया था, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर नहीं थी, आप समझ लें कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो इतना स्टूल पास कर सकता, क्योंकि जो फर्स्ट स्टूल होता है वो होता भी डार्क ब्लैक कलर का, वो थिक फॉर्म में होता है, तो बेबी के लिए उसको पास करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, जो कि मेरे बेबी में उस वक्त नहीं थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को ले, हमने हॉस्पिटल, फिर वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेफ़र हुआ मेरा बेबी,
और उसके बाद वहाँ पर उसका अल्ट्रासाउंड किया गया, डिफरेंट टेस्ट वगैरह किए गए, जिसमें उसके किडनीज़ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। वो ठीक था उस टाइम तक, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन नाउ। और उसके बाद जो स्टूल पास करने का इशू आ रहा था, उसके हवाले से भी उसका जो है वो इशू रिजॉल्व किया गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जानिब से ही। और जब वो मेरे पास आया, मैंने उसको तकरीब 1.5 दिन के बाद मैंने अपने बेबी को फ़र्स्ट टाइम देखा था, और आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी माई चाइल्ड आफ्टर सो लॉन्ग। मेरे लिए वो 1.5 दिन गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि मैं उसको पहली दफ़ा देख रही थी, और मैं उस टाइम इतनी एंजाइटी में थी। मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हुए भी और आपका रिजल्ट आने वाला हो, तो जो एंजाइटी उस टाइम फील होती है, आई वॉज फीलिंग द सेम, कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। सो मैंने अपने बेबी को देखा। उस तक भी जब वो मेरे पास आ गया था तो उसके यूरिन का प्रॉब्लम था तब भी, तो उसके बाद वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेफ़र हुआ। उसके स्टूल का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया, उसके यूरिन का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया 2 दिन के बाद। और जब हम घर आए तो ही वॉज अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली फ़ाइन। वो बिल्कुल ठीक था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था किसी भी तरह का। और हम भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमें खैरियत से जो है वो हम घर आए हैं, और हमें किसी भी तरह के फ़िज़िकल और मेंटल ट्रॉमा से पहले अल्लाह ताला ने हम लोगों को बाहर निकाल लिया, या उसमें नहीं डाला जिस आजमाइश पे हम पूरा ना उतर सकते शायद। सो इस चीज़ को लेकर अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या इस टाइम आप इस चीज़ से फेस से गुजर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है। और अगर बेबी के स्टूल पास करने का इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाता है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म के आपको खुद से कुछ करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बेबी को किसी हॉस्पिटल रेफ़र भी किया जा रहा है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको इस लिहाज से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और पेशेंस रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए इस चीज़ को बेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि उनका बेबी अगर डिलीवर हो गया है तो वो तब भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में है, और इतने छोटे से बच्चे को हॉस्पिटल्स में देखना बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होती है पेरेंट्स के लिए या घर वालों के लिए भी, जो उस टाइम सब आपके साथ होते हैं। सो कम बैक ऑन द पॉइंट, अगर इस चीज़ को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि स्टार्ट में न्यूबॉर्न डायपर भी मेरे बेबी के लिए बहुत ज़्यादा बड़े थे, क्योंकि वो बहुत छोटा सा था। सो उस वक्त से लेकर थर्ड मंथ के एंड तक मैंने उसके लिए न्यूबॉर्न साइज़ को प्रेफर किया, क्योंकि 3 मंथ्स, क्योंकि वो प्री मैच्योर था, तो उसके फर्स्ट 3 मंथ तक न्यूबॉर्न साइज़ was completely fine for him. So right now he is about to 4 months old. तो अब उसके लिए मुझे डायपर साइज चेंज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे बेबी की जो फूड इनटेक है वो इस टाइम जो है वो 2 आउंस से ज़्यादा हो चुकी है, वो 4 आउंस तक आ चुकी है। डिपेंड करता है कि आप बेबी को 1 टाइम में कितना फीड दे रहे हैं। जब भी आपके बेबी की फूड इनटेक जो है वो थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, आपको अपने बेबी के डायपर साइज़ को प्रॉपर्ली चेंज करना है। डायपर साइज़ को स्विच कीजिए नेक्स्ट नंबर की तरफ, और उसके अलावा आपने बेबी के डायपर साइज़ में बिल्कुल भी कभी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर बेबी रैशेस को हम डिस्कस करते हैं तो वो एक लॉन्ग टॉपिक है। उसको क्योर कैसे करना है, आप उससे कैसे अपने बेबी को सेफ़ रख सकते हैं, उस पर भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, जो क्योंकि ये मेजर इशू है जो बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये प्रॉब्लम नॉर्मल बात है, बट इसको हम क्योर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने सेकंड बेबी में इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उस चीज़ का ध्यान अगर आप टाइमली रखें तो आपको इस चीज़ से नहीं गुजरना पड़ता है। इस पर मैं ज़रूर इंशाल्लाह वीडियो जो है वो आपके लिए जल्द लेकर आऊँगी बेबी रैशेस से रिलेटेड। तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये लिए इनकरेजिंग होगा कि मैं मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ और आपको उन चीज़ों से आगाह करती रहूँ जो प्रॉब्लम्स या जो चीज़ें ऑलरेडी जो मम्स होती हैं वो फेस कर रही होती हैं, तो वो न्यू मम्स के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकें। थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम का कि आपने वक्त निकाल के मेरी वीडियो को वॉच किया।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।